हेलो नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। वैसे तो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हमेशा जानते हैं कि हमारा चैनल आर्ट्स और आर्टिस्ट्स के लिए बना है। हम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग आर्टिस्ट्स, राइटर्स, पब्लिशर्स को लाते हैं, उनको मौका देते हैं बोलने का, अपनी जीवनी के बारे में बताने का, अपने संघर्षों के बारे में बताने का। आज द ड्राइंग हाउस कुछ अलग कर रहा है और आज द ड्राइंग हाउस कला और संस्कृति के साथ में आ गया है राजनीति में। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे व्यूअर्स कहेंगे वो ये होगा कि भाई ये कौन सी नई राह पकड़ ली है द ड्राइंग हाउस ने। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आए हैं आरती गौर मैम के पास में, जो कि हैं जिला पंचायत सदस्य उमरौली यमकेश्वर से। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल द ड्राइंग हाउस पे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सवाल ज़रूर रखेंगे सामने कि जहाँ एक तरफ ये चैनल अलग अलग कला और कलाकारों को सामने लाता है, वहाँ आज हम ये कौन से नए आयाम में आ रहे हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप आखिर जिस तरीके से आप अभी काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, आपकी शुरुआत जब हुई थी एक विद्यार्थी के रूप में, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। वहाँ से वो शुरुआत कैसी थी? पहले तो मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना सुंदर आप काम कर रहे हैं। और वास्तव में आज के समय में हमारे पास प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को हमने समाज के सामने उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किस प्लेटफॉर्म में जाकर के करना है। और बहुत कम खर्चे में, बहुत कम एफर्ट्स लगा के आप तक हमारी प्रतिभाएं पहुंच सकती हैं और आप उनको एक मौका दे सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। और आपने मुझे पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मैं बहुत इस उत्तराखंड का एक ज़िला है पौड़ी ज़िले के एक बहुत ही दुरुस्त गांव में मैंने जन्म लिया और वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो ग्रहण की है। और उसके बाद बहुत शिक्षा के समय, क्योंकि वैसे तो मैं जिस समय मेरा जन्म हुआ हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं दुरुस्त गांव में जन्मी हूँ तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई का एक माहौल नहीं था। हमने जैसे तैसे करके परिवार के, जैसे हमारी माँ ने सपोर्ट किया या फादर ने या परिवार के लोगों ने जैसे भी हमें पढ़ाई दी है। और ग्रामीण एरियाज़ की मैं बात करूंगी, आज भी माहौल वैसा ही है, क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं, मैं इनको बोलूँगी। अगर मेरी इच्छा है कि मुझे हाईली टच करना है एजुकेशन को, लेकिन मेरे पास वो स्थितियां नहीं हैं, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा है और बहुत संघर्ष करके स्कूल्स लगभग 8 किलोमीटर पर डे आना, पर डे जाना। एक छोटे बच्चे को आप समझ सकते हैं कि इसके इतने बर्डन में वो कैसे पढ़ सकता है। तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ रही हैं और आज धीरे धीरे माहौल ऐसा हो गया। लोग इसी कारण मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पलायन मोस्टली हो रहा है। और एक बड़ा हम लोगों के लिए सिरदर्दी भी है। इसको मैं सिरदर्दी बोलूँगी क्योंकि इतना खूबसूरत हमारा पहाड़ है और पहाड़ के घरों में, हवेलियों में ताला लगा हुआ है। तो धीरे धीरे इस पर हमारी सरकार चिंतन कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से, ख़ास तौर पर जो यंग हमारे साथी हैं, उनको भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जब रिवर्स पलायन कोरोना के टाइम पे आपने किया है तो उस पहाड़ की दुर्दशा को संवारने में कहीं ना कहीं हम सब का दायित्व बनता है। जी। तो स्कूलिंग की मैं बात करूं, पहले जब हमारे टाइम पे था तो ये एक्स्ट्रा जो भी मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम्स की बात करूंगी तो शून्य था उस समय। बिल्कुल। सिर्फ हमें, आप यकीन माने कि 6 क्लास में जब हम गए तब हमने ABCD से स्टार्ट किया। तो बहुत कठिन रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि अब मैं पहाड़ों में स्कूल्स में, पहाड़ के स्कूल्स में जब भी जाती हूँ तो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे वो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, आप जैसे लोग उनको आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उत्तराखंड से ज़्यादा टैलेंटेड मैंने तो आधा भारत घूम लिया है, मुझे कहीं लगा नहीं। दर्शकों को आप ये बताएं कि और कौन कौन से ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो कि आपके द्वारा संपन्न किए गए हैं
और उत्तराखंड में जिसके ज़रिए उत्तराखंड की जो जनता है उसको लाभ मिला है? देखिए, मैं तो वैसे तो मैं पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या चाहे मैंने सरकारी कर्मचारी के रूप में हो, मैंने विभिन्न भूमिकाएं निभाने का मुझे मौका मिला। एक स्टूडेंट लीडर भी मैं रही हूँ। तो अगर यूँ कहूँ कि प्रदेश भर में जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों के लोगों से मेरा व्यक्तिगत एक व्यवहारिक रूप में परिचय रहता है। तो छोटी मोटी जो मुझसे हेल्प बन पाती है मैं करती रहती हूँ। पर आज की अगर मैं बात करूँगी तो मैं एक इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ जी। जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, तो मैं अब पहले के अकॉर्डिंग अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली उसी क्षेत्र के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अब मेरा फोकस मेरे क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मेरी कर्म भूमि ऋषिकेश रही और मैं वहाँ पर स्टूडेंट लीडर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी 3 इयर्स लगभग काम किया है जी। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर मुझे एज पॉलिटिशियन जो मेरी भूमिका है या एज सोशल वर्कर है वो ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि जनता से डायरेक्ट हमारे एक कनेक्शन रहता है और जनता इजीली हम तक पहुंच पाती है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में लगभग 28 ग्राम सभाएं आती हैं और सालों साल से जिन ग्राम सभाओं में अभी तक सड़कें नहीं पहुंची थी, चाहे मैंने अपने क्षेत्र की विधायक जी के माध्यम से करी हो या सरकार के माध्यम से करी हो या अन्य विभागों के माध्यम से करे हो, लेकिन मोस्टली ग्राम सभाओं में हमने सड़क पहुंचाने का काम किया है। जहां आज भी लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर कोई बीमार हो गया तो कंधे पर उठा करके व्यक्ति को सड़क तक लाते हो, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। ईश्वर ने मुझे मौका दिया और आज मैं कई गाँव में सड़क पहुंचाने में सफल हुई हूँ। मैं आपको एक और बात इसमें बीच में हट के बताना चाह रही हूँ। जब मैं बड़ी हुई और मैं कॉलेज वगैरह करने लग गई, तो एक बार मैं गांव में 2013 की ये बात होगी, तब मैं स्टूडेंट लीडर रह के मतलब निकल चुकी थी। तो मैं गांव में अचानक फिर वोट मांगने किसी के प्रत्याशी के वोट प्रचार में गई, तो मुझे मेरे गांव के लोगों ने बोला कि अरे तुम इतनी बड़ी नेतागिरी करने लग गई हो और गांव में वोट मांगने तो आ गई, कभी सोचा कि तुम इस गांव की बेटी हो और इस गांव में ना सड़क है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है। मुझे सीरियसली, मैंने उस दिन वोट वहीं पर मांगा और मतलब जितना बोलना था मैंने वहीं बोला और उसके बाद मैं सीधे वापस ऋषिकेश आ गई और मैंने ठान लिया था कि अब मैं उस गांव में तब जाऊंगी जब वहाँ पानी भी आ जाएगा और जब वहाँ सड़क भी ले जा लूँगी जी। 2013 में ही वहीं से मैंने पहले ऋषिकेश नहीं पहुंची बल्कि कोटद्वार जल संस्थान का हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पहुंची मैं। और वहाँ पर मेवाड़ जी, तब मुझे याद है कि वहाँ एक्शन जो थे उस डिपार्टमेंट के जल संस्थान के मेवाड़ जी थे, उनसे मैंने डिस्कशन किया और मैंने कहा कि आप साहब मुझे ये बता दीजिए कि मेरे गांव में पानी कब आएगा, और नहीं तो मैंने कहा मैं यहीं बैठ रही हूँ, मुझे आप रिटर्न में दीजिए। उन्होंने 10 डेज़ के लिए मुझे रिटर्न में दिया कि विदिन 10 डेज़ आपके यहाँ पानी आ जाएगा। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, चाहे जैसे भी उन्होंने मेरे गांव में 1 हफ्ते के अंदर पानी पहुँचा दिया था। और अब तब से टचवुड आज तक मेरे गांव के लोग, बेचारे बुजुर्ग हैं जो भी वहाँ पर रह रहे हैं, वो घर में घर अब उनके पानी आ रहा है। मैं बिल्कुल परहेज़ नहीं करूँगी इस बात को यहाँ कैमरे के सामने बोलने में कि कहीं ना कहीं जो हाई लेवल के पॉलिटिशियंस हैं या शासन में बैठे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको भी विजिट करना चाहिए गाँव में। उनको जानना चाहिए कि अगर ये गांव पिछड़ा हुआ है तो क्यों है, इसका कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जानबूझ के वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पैदल है। तो फिर मैंने मेरे गांव में इसी तरह से 2017 में मैंने तमाम मुख्यमंत्री रहे, सबसे मैंने रिटर्न में हो या मौखिक को गुहार लगाई कि साहब मुझे मेरे गांव में अभी भी लोग 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, मुझे आप सड़क दे दीजिए। चाहे कारण जो भी हो, मैं ब्लेम भी किसी को नहीं करना चाहती, लेकिन कारण जो भी हो मेरे गांव में सड़क नहीं पहुंची। फिर मुझे एक दिन क्योंकि यंग थी और फिर उस समय स्टूडेंट लीडर रहकर आ चुकी थी, तो हमारा एग्रेसिव जो नेचर होता है वो स्टूडेंट लीडर में एक नेचुरली हो जाता है। तो मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने कहा अब ये नहीं बनाएंगे। मैं सीधे अपने गांव में गई, मैंने लोगों को बोला कि भाई अगर आप अपने खेत देने को राज़ी हैं तो सड़क मैं आपको ला के दे दूँ। 2 महीने के अंदर
मैंने अपने गांव में 4-5 किलोमीटर सड़क काटी और लोगों को सुपुर्द कर दिया। मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मैं चुनाव के दौरान क्षेत्र भ्रमण पर थी। आप यकीन मानिए कि मैंने युवाओं को शाम के वक्त 7-8 बजे के बाद जब मैं भ्रमण से लौटती थी तो मैं देखती थी कि सड़कों के किनारे यंगर्स पी कर के पड़ा है। मुझे मेरे आंखों में आंसू होते थे कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसका ये बच्चा है। और मैंने ठाना कि इस चीज़ को भी परिवर्तित करना है। और मैंने अपने चुनाव में जबकि मुझे ये कहा गया कि बिना शराब पिलाए आप चुनाव नहीं जीत सकते, मैंने वहाँ फिर अपने आप से, मैं हमेशा कमिटमेंट खुद से करती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये नहीं कि मैं दूसरों से कर दूँ और फिर कहीं 1% वो ना हो, मुझे ये डर रहता है। मैं खुद से करती हूँ कि मुझे क्या संकल्प लेना है। वहाँ भी मैंने संकल्प लिया कि मैं किसी हाल में शराब नहीं बांटूंगी, चाहे मेरी जमानत जब्त हो जाए। मैंने वो संकल्प खुद से लिया और वो मैंने करके दिखाया और ऐतिहासिक जीत मुझे वहाँ पर उसके बावजूद मिली। जी, एक समाना था, एक समय था जबकि किताबों का बहुत प्रचलन था, कथा चित्रों का बहुत प्रचलन था। और मैं ये मेंशन दोबारा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल है ही कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो एक ज़माना था जब कथा चित्रों का इतना प्रचलन था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप और ये मोबाइल्स ये युवाओं के, बच्चों के हाथ में नहीं होते थे। ऑफ कोर्स। तब बच्चे के अंदर रीडिंग की, पढ़ने की और हिंदी भाषा को भी पढ़ने की अपने ऑटोमेटिकली ही मन में उसके एक इच्छा होती थी। जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब मैं आज अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ बैठा होता हूँ, मैं उन्हें कुछ बोलता हूँ लिखने को, तो वो बेचारे वो व्हाट्सएप वाली ही हिंदी में लिखते हैं जो कि इंग्लिश टाइप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं दुखद लगता है। जी। भारत में इस वक्त अभी कुछ समय पहले तो एक बहुत गिरावट आई संपादन में, किताबों के संपादन में, खास तौर से कॉमिक बुक्स के संपादन में, जो कि एक आर्ट का एक बहुत ही सजीव फॉर्म है। बिल्कुल। अमर चित्रकथा एक बहुत ही जाना माना नाम है, करीब 50 साल हो चुके हैं उसको, जो कि किताबों का संपादन कर रहा है। राज कॉमिक्स है, करीब 40 साल उसको हो गए हैं। अब उत्तराखंड में जहाँ तक मैं जानता हूँ मैम, एक भी कॉमिक्स का संपादन नहीं है। जी। ज़्यादातर लोग, जो युवा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। मैम, इसी प्रयास में, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है ड्राइंग हाउस, हम अपनी भविष्य में ये पहल करना चाहते हैं। हम पहल करना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में पहला एक संपादन स्टूडियो लाएं आर्ट्स का, कॉमिक बुक्स का, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिले, यहाँ का आर्टिस्ट भी, क्या जैसे अभी व्हाट्सएप की बात चल रही है, सोशल मीडिया की बात चल रही है, तो एक मेंटेलिटी बन गई है कि मुझे प्रसिद्धि मिलेगी तो वो मैं कुछ बनाऊंगा और वो 5 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा और उससे मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आर्टिस्ट, वो बालक अगर अपने आप को किसी ऐसे से कंपेयर करे जो कि BFA MFA का कोर्स कर रहा है, 3-3 4-4 साल अथक मेहनत कर रहा है, आप देखिए उनके सामने वो अभी बच्चा है, बालक है। बिल्कुल। तो हमारा ये प्रयास रहेगा मैम जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में हम कुछ ऐसा ला सकें जिसके ज़रिए यहाँ के युवा को बाहर न जाना पड़े, यहाँ का युवा यहीं पे काम कर सके और इस कला संस्कृति को भी अपने इस मीडियम के द्वारा आगे ला सके। इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा मैम कि आपका हमें सपोर्ट रहे। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर जी। मैम, एक सवाल मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। हमारे उत्तराखंड में और ख़ास तौर से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत पौराणिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं जी, उनके बारे में आप ज़रूर दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे क्षेत्र में वैसे हर गांव में एक मंदिर होता है, लेकिन जो बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है जिनका विश्व स्तर तक चर्चा है जी, एक विंध्यवासिनी करके एक मंदिर है और यमकेश्वर महादेव है, जहाँ बाहर से तमाम पर्यटक आते हैं। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आपने सुना होगा। तो ये तमाम मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए मंदिर हैं। और माँ विंध्यवासिनी के मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी देश भर से लोग आते हैं। और एक वाक़या वहाँ का ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं चुनाव लड़ने के और जीतने के बाद मंदिर में पहली बार गई, तो मुझे उससे पहले मैं कई बार जाना मेरा हुआ, तो वहाँ जो महात्मा जी बैठते हैं उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, किसी ने मेरा परिचय कराया कि ये यहाँ से इलेक्टेड मेंबर हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा वो तो ठीक है, आप आ गई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन राजनीतिज्ञों से मुझे अब मतलब चिढ़ सी है। मैंने कहा बाबा जी ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा महाराज जी आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतना प्राचीन मंदिर है
और इसका जिक्र वेदों में भी है, उसके बावजूद यहाँ आज तक लाइट नहीं है। और उन्होंने कहा कि जितने, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, सब आए यहाँ भ्रमण करके गए, आशीर्वाद लेके गए और खूब पनपे भी वो लोग। उनको सबको मैंने लिखित और मौखिक रूप से कहा कि आप यहाँ मंदिर में लाइट की व्यवस्था कराएं। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि ये फॉरेस्ट जोन में आता है तो फॉरेस्ट के अधिकारी इसको जोड़ना नहीं चाहते लाइट से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक इंसल्ट सी फील हुई कि हम इतना छोटा सा काम नहीं करा पाए। जी। बड़ा अजीब सा लगा, हालांकि वो था असंभव। पर मैंने कहा आपको बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि जब मैं जिद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जिद पूरी हो भी जाती है, ईश्वर की भी कृपा। और मैं ठान लेती हूँ कि अगर वो पॉजिटिव वे में जा रहा है मेरी जिद, तो उसको पूरा होना ज़रूरी है। तो मैंने उस दिन वहाँ से भी मैं संकल्प लेकर के आई कि अब मंदिर में मैं तब आऊँगी जब यहाँ लाइट लग जाएगी। तो तमाम जद्दोजहद के बाद फॉरेस्ट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे आमने सामने की लड़ाई करने के बाद मैंने उनको लास्ट चेतावनी दे दी कि यदि आज ये मैं लास्ट, क्योंकि नवरात्रि आने वाली थी और मैं बाबा जी से कमिटमेंट करके आई थी कि इस नवरात्रि में आपके यहाँ लाइट, और मुझे नहीं पता कि वो ईश्वर की कौन सी शक्ति होती है कि जो काम सब हाथ खड़े कर देते मैं बोलाती हूँ कि मैं कर दूँगी, और बाद में मैं पछताती भी हूँ कई बार कि मैं क्यों रिस्क ले आई, मैंने क्यों बोल दिया मैं कर दूंगी, क्योंकि असंभव है। जब खुद वो मुझे बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को हमने लिख के दे दिया, वो उन्होंने नहीं करवा पाए। मैंने डायरेक्टर फॉरेस्ट को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई अगर आप इसको नहीं लाइट दे सकते इस मंदिर में, तो जितने आसपास के गांव हैं या आपकी फॉरेस्ट की चौकी भी है वहाँ पर, उसमें लाइट है। तो मैंने कहा आज शाम का टाइम है, या तो उनको भी काट दीजिए आप, या फिर यहाँ भी लाइट जोड़ दीजिए, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, अब आप जानो क्या करोगे। तो खैर उन्होंने कि अरे मैडम आप नियम तोड़वा रही। मैंने कहा भाई सबके लिए बराबर है नियम, ऐसा थोड़ी कि फॉरेस्ट की चौकी में लाइट चमचमा रही है और बगल में मंदिर है उसमें नहीं लाइट है, अंधेरा है। तो मैंने कहा धार्मिक स्थल है, तमाम लोग आते हैं यहाँ, देश भर के लोग आते हैं। तो जो भी लड़ाई रही, जैसे भी रही, आज माँ की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा से वहाँ लाइट है, और उसी नवरात्रि से एक दिन पहले वहाँ लाइट पहुँची। अरे वाह। आपने रोज़गार की बात करी, और ये जब मैं यहाँ आने वाला था तो मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, उसमें पर्यटन को लेकर मैंने कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी जी, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। पर्यटन को लेकर आपकी तरफ से बहुत पहल की गई है आपके अपने कार्य क्षेत्र में। बिल्कुल। उससे जुड़ा हुआ रोजगार युवाओं के लिए क्या अब सामने आ रहा है? मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको दे रही हूँ। मेरा जो जोन है वो 70% फॉरेस्ट के अंदर आता है। वैसे तो मोस्टली उत्तराखंड आप इसमें मान लीजिए, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं इलेक्टेड होके आई हूँ, अब वहाँ हमने क्या किया, कोरोना काल में जो रिवर्स पलायन होकर के यंग आए हमारे साथी, मैंने उनको बोला कि आप भी कुछ भी स्टार्ट करिए, पर आप स्टार्ट करिए, चाहे आप कैसे भी करिए, हम आपको लोन दिला सकते हैं, हम आपको दूसरे से उधार सहयोग दिला सकते हैं, जैसे भी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस बात का असर पड़ा है। लोगों ने चाहे छोटी सी चाय की दुकान खोली, लेकिन खोली है और वो चली है। और आज वो जिसने एक छोटे से वो चलायमान, जिसको हम बोलेंगे रेस्टोरेंट, वो खोला था, आज वो चलायमान नहीं है, अस्थायी रूप से उसने वहाँ पर अपना सेटअप जमा लिया है। और मुझे खुशी होती है कि वहाँ पर भीड़ बैठती है, मैं उसको पूछती हूँ कि भाई क्या फ़र्क महसूस हो। वो कहते हैं बिल्कुल फ्रीडम, मतलब जो जॉब वो करते थे कि 8-10 हज़ार मिलना था, वो भी ये है कि आज काम ख़राब कर दिया तो आज का पैसा कट जाएगा, वो नहीं है, वो बर्डन नहीं है। अपने माँ बाप की केयर भी हो रही है, अपने घर की केयर भी हो रही है, और सम्मानजनक रूप से हम अपना काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने कल परसों का मैं एक उदाहरण दूँगी। एक हमारे यहाँ ये पार्क हैं उत्तराखंड में, जैसे आप जिम कॉर्बेट पार्क है, चीला है, राजा जी नेशनल है।
तो इसमें मैंने क्योंकि मेरे पास वहाँ के जो जिप्सी चालक होते, सफारी चालक जो होते हैं, उनकी एक शिकायत आई थी। लंबे समय से उनकी मांग थी, जब से मैंने वहाँ पर 1.5 साल 2 साल मुझे चुने हुए हो गए। उन्होंने कहा था कि ये पार्क हमेशा और जगह ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर टू मई मेरे ख्याल से उसका समय होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए नवंबर 15 के बाद स्टार्ट होता है, और वो भी हमारे यहाँ जल्दी, क्योंकि बारिश हो जाती है तो जल्दी बंद भी हो जाता है। तो मैंने इस मसले को लेकर के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी उनके, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो बात को सुनते भी हैं और काम को करते भी हैं। मैं उनके पास एक डेलीगेशन लेके गई और मैंने समस्या उनके पास रखी। उन्होंने फॉरेस्ट के सारे ऑफिसर्स बुलाए, उस पर चर्चा करी, और कल ही परसों की बात है, एक घोषणा उन्होंने कर दी कि अब सेम टाइम पर ये भी पार्क खुलेगा, और दूसरा ऑप्शनल उनको एक और उस पार्क में भ्रमण करने के लिए रोड दे दिया है, जो 1 सितंबर को मैं उसको इनॉग्रेट करके आने वाली हूँ। और क्या मैडम ने आज जो लोगों को रोजगार देने के लिए इतना ऐतिहासिक कार्य किया है, बहुत ऐतिहासिक कार्य, ये जो है आपको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे ही जिला पंचायत लेकिन ये लिखा जाएगा, और ये जो है अब स्मरणीय रहेगा हमेशा। की तरफ से, तरह यूनियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो काम वो अभी तक करती आई है, ये कर रही है। मेरे नज़र में शायद पहले जिला पंचायत जी है जो ऐसे मतलब हम पब्लिक के पीछे पब्लिक कितना काम कर रही है। आज से सभी को रोजगार से हर कोई भी फोन करते, 12 बजे भी फोन करते तो मैडम जी बिजी भी हो तुरंत बैक कॉल कर देती है। तो इसलिए हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं कि आपका साथ बने रहे हमारे साथ में। मैं तो इस समय आपके चैनल के माध्यम से, तमाम जनमानस के माध्यम से फॉरेस्ट मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बिकॉज वो इतने पॉजिटिव सोच रखते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो आज ट्रैक खुला है, मुझे लगता है कि उनका इसमें 100% योगदान है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो यंगर्स हमारा आज कोरोना के काल में बेरोजगार हुआ है, उसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अपने से लेकर के, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि भावनात्मक रूप से वो बहुत जनता से अटैच्ड है। उसमें लगभग 70 to 80 ऐसे परिवार हैं जो टोटली उसी पर डिपेंड थे, और आज उनको वो जो दूसरा हमने ऑप्शनल रोड जो खोला है पार्क में पर्यटकों के लिए भ्रमण करने के लिए, वो हमेशा खुला रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जबकि वो पार्क के बहुत सारे नियम होते हैं, अगर आप इस पर कभी रिसर्च करिए कि पार्क में हम न एक पत्थर रख सकते न एक पत्थर उठा सकते हैं जी, बिना फॉरेस्ट वालों के परमिशन के। लेकिन उस डिपार्टमेंट जिसको मोस्टली पहाड़ में आप जाओगे भ्रमण करने तो लोग बोलते हैं कि हिटलर साई अगर देखनी हो तो पार्क डिपार्टमेंट के, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ देख लीजिए। मतलब उनका इतना स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लेकिन उनको भी हमने लचीलापन लिया, क्योंकि जिद है कि ये होना है और इससे ये फ़ायदा होने वाला है। मेरे 60-70 परिवार इससे पलने वाले हैं, तो मुझे जिद करनी थी, मैंने जिद करी, और फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी सोचा कि वास्तव में ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसी पर डिपेंड है वो दूसरा क्या कर सकता है। और आज तमाम पर्यटक वहाँ आएंगे 1 सितंबर से। मैं तो आपका भी स्वागत करूँगी कि आप भी मेरे क्षेत्र की उन खूबसूरत वादियों का आनंद लें, आप भी आएँ। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल, तो एक आम धारणा ये होती है जी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में, तो आपको पढ़ने के लिए या तो आप इंजीनियर बनो जी, या आप कोई अपना व्यवसाय शुरुआत करें, वो एक अलग चीज़ है। एक तरीके से बहुत ब्रॉडली बना दिया गया है कि भाई डॉक्टर हो तो सफल हो, इंजीनियर हो तो सफल हो, और ये और शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मैम कि यही रीज़न है कि राजनीति नहीं राजनीति के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें तो सोचना है तो इस तरह सोचना है। ये मैं युवाओं के बारे में बोल रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पिछले करीब 10-12 सालों से एजुकेशन लाइन में हूँ। तो मैं जब लचीलापन आपने कहा उसमें मैं इस बात को रखूँगा
कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपनी सोच में, ना केवल उस एक मनुष्य को, एक इंसान को, बल्कि उस परिवार को भी, कि नहीं, ये जो करना चाहता है इसे करने दिया जाए जी। ये जो अपने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ने दिया जाए। अब हमारा चैनल है कला और संस्कृति के बारे में। मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा आपके इस पॉइंट को कि आपके हिसाब से जिस तरीके से हमारा युवा एक तरह से एक द्वंद्व में फंसा रहता है, एक तरफ माता पिता हैं, परिवार है कि बेटा तू ये कर ले, वरना देख बाकी देख आसपास तेरे कौन कर रहा है ये चीज़, बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ वो युवा चाहता है कि नहीं, मैं शायद संगीत में हूँ, मैं शायद नृत्य में हूँ, मैं शायद कला में हूँ, पेंटिंग में हूँ। क्या इसको बढ़ावा मिलना नहीं चाहिए हमारे उत्तराखंड में? मैं आपको इसका तो उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे भी मेरी माता जी जिस सिचुएशन में मुझे मेरी माँ ने पढ़ने का संस्कार दिया, उनका भी ख्वाब था कि मैं कहीं जाकर के सरकारी जॉब करूँ। बिल्कुल। मैंने सारे फील्ड्स ट्राई भी किए, लेकिन मैं बनी थी समाज के उत्थान के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे समाज का उत्थान ही करना चाहिए। जब मैं जिस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ, चाहे मैंने कितना भी ज्ञान ले लिया, मुझे उस फील्ड में जाना ही नहीं है। एट द एंड करना तो मुझे समाज का उत्थान है। तो मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने जॉब करके भी छोड़ी, मैंने शासन प्रशासन तमाम तरीके की जॉब करी, लेकिन मैंने छोड़ा उस फील्ड को। और आज पॉलिटिशियन इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जॉब ही सब कुछ, हम जॉब करके कुछ नहीं कर सकते। और मेरा तो ये भी मानना है कि जॉब करके हम अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कला को बढ़ावा देना, मैं तो माँ बाप से भी अपील करना चाहूँगी आपके इस लाइव के माध्यम से कि बच्चे पे बर्डन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हम उसको छोटे के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और वो कुछ बड़ा करना चाहता हो। और जब हम अपने सोचने की स्थिति में जैसे 12th के बाद बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि हाँ मैं सिमट के रहूं। हर किसी के अंदर एक ना एक प्रतिभा छुपी है। बस कभी ऐसा हो जाता है उसके साथ कि या तो उसके पास सामाजिक बर्डन रहता है या पारिवारिक बर्डन रहता है। तो उस कारण, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ गांव में लड़कियों को निकलने नहीं देते बाहर। एक है कि आपने 12वीं कर ली तो अब आपकी सेकंड क्या है, आपकी लाइफ शादी करनी है और अपना घर से बसा देना है। तो वही अगर मान लीजिए मैंने शादी कर ली होती तो आज मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ही, जो भी मेरी कला होती, जो भी मेरा दिमाग होता, वो परिवार तक सीमित होता। ऐसा नहीं बोलूँगी कि शादी करना गलत है, पर मेरा जो फोकस होता वो सिर्फ मेरे परिवार पर होता। लेकिन आज अगर मुझे स्वतंत्रता मिली है, अगर मैंने इंडिपेंडेंट होके अपनी एक सोच मैंने बनाई है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो मुझे यकीन है कि मैं हज़ारों लोगों की मदद कर पा रही हूँ जी। तो बर्डन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, परिवार का भी नहीं होना चाहिए, समाज का भी नहीं होना चाहिए, जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी मैम, कला क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड ने वाकई में बहुत ही सुनहरे नाम दिए हैं, चाहे वो लेखन में हो, चाहे वो संगीत में हो, किसी भी फील्ड की हम बात कर लें। बिल्कुल। ये बात अभी जब मुझे याद आता है कि अभी जब हमने इस इंटरव्यू को शुरुआत करी थी तो पहले ही कहा था कि लोग उत्तराखंड से बाहर निकल के जाते हैं और कुछ गिने चुने मेट्रोपॉलिटन्स हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पे माना जाता है कि ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है इनके लिए काम। बिल्कुल। आने वाले समय में क्या ये नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ के उत्तराखंडी को बाहर ना जाना पड़े? मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ मैम आपको जी। अभी कुछ समय पहले हम दिल्ली गए थे जी, और दिल्ली जाने से पहले हमारे चैनल पे एक यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका हैं सुनीता बेलवाल जी, जो कि 80 और 90 के दशक की बहुत ही अच्छी गायिका रही हैं। उनका हमने इंटरव्यू किया, उनका सौभाग्य मिला हमें इंटरव्यू करने का। कुछ समय बाद जब हम दिल्ली गए तो हम अपने चैनल पे एक तरह से टैलेंट हंट कर रहे थे, तो हमें एक नाम सुनने को मिला, रिया नाम से एक लड़की हैं जो कि बहुत अच्छी गायिका हैं। पता चला कि वो उन्हीं की बेटी है और रहने वाले वो उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन दिल्ली में जहाँ जो भी उनकी अपनी कम्युनिटी है उनको वहाँ पे लिटिल लता के नाम से जाना जाता है। यानी कि मतलब उनका, और वाकई में हमने भी सुन के देखा उनकी आवाज़ को, उनका इंटरव्यू लिया, बहुत इतना गर्व होता है, बहुत खुशी होती है देखकर कि हमारे यहाँ का टैलेंट ये है। बिल्कुल। लेकिन अभी उनको लोग यहाँ नहीं जानते हैं और उनको भी कहीं पता है कि देखो मुझे तो बाहर ही करना पड़ेगा। क्या ये एक रुकावट नहीं दिखती, एक अवरोध नहीं दिखता है?
बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि सरकार को इस दिशा में काम कर भी रही है और अच्छे से करना चाहिए। मैं अभी आपने थोड़े समय पहले देखा होगा, उस समय में भी चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक निर्णय लिया गया कि कोटद्वार में हम फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे जी। और मुझे लगता है कि वहाँ हमारे पास जितने जो अंतिम गांव भी इस उत्तराखंड का होगा, यदि वहाँ का बच्चा भी अगर अपनी प्रतिभा को लेकर के देश या विदेश में जाकर के अपने प्रतिभा को इस उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए अगर वो कहीं जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अभी उसके लिए सरकार बड़े स्केल पर काम करने जा रही है, ज़मीन की तलाश कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो सपना हमारा पूरा होगा जी। तो सरकार को इस ओर तो ऑफ कोर्स करना चाहिए और आपने जैसे मुझे कहा है तो मैं अपनी ओर से भी इसको, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ कहीं ना कहीं, तो अपने माध्यम से भी आपके इस पक्ष को पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इसका जो सेशन था मैम जी, ये हालांकि अब समय की एक पाबंदी होती है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना शुरुआत में, युवा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक युवा अपने ही जैसा एक और देखेगा कि ये तो मेरे जैसा कोई है, मेरी जैसी कोई है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। यही रीज़न है कि हम अपने चैनल पे अलग अलग इंटरव्यूज लाते हैं और यही रीज़न है कि हम इतनी विविधता लाए हैं कि आज हम इस तरफ भी मुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इस समय का, इस दिन का मैं बहुत दिल से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें समय दिया है मैम। इस इंटरव्यू में जो जितनी भी आज बातें हुई हैं, हालांकि ये कह देना तो सही नहीं होगा कि ये बातें पूरी हो पाई हैं, समय की भी अपनी एक पाबंदी है, इसी वजह से हमें इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो युवा देख रहा है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो उत्तराखंड का रहने वाला दिल्ली या मुंबई में रह रहा हो, आपका गाँव, आपका प्रदेश आपको बुलाता है। वो चाहता है कि आप अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें। मैं समझता हूं कि इस इंटरव्यू के ज़रिए आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। इसी उम्मीद के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।